नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने अपना लेक्चर 1 लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जीवन का विकास हो रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, हमारी पृथ्वी बनती है। पृथ्वी पर फिर धीरे धीरे जीवों का विकास होता है। तो सबसे पहले ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी का विकास होता है, या उसकी तरह के जीवों का विकास होता है। ठीक है। और ये फिर प्रकाश संश्लेषण करने में धीरे धीरे योग्य हो जाते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन क्रांति आती है, अर्थात जो वातावरण पहले रिड्यूसिंग था या अपचायक था, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के आने से ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। और फिर फर्दर थोड़े से विशेष या उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट होते हैं जीवों के। तो इसी क्रम में हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी एवोल्यूशन की, जो जैव विकास की 3 थ्योरीज मुख्य थ्योरी है, जो मुख्य सिद्धांत है। उसमें हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी। पहला लैमार्क का पढ़ा था, लैमार्किज्म या लैमार्कवाद हमने पढ़ा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुक्रम, ठीक है, यानी कि जो लक्षण कोई एक पीढ़ी, ठीक है, अर्जित करती है, जो भी कोई विशेषता कोई एक पीढ़ी अर्जित करती है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि नीचे आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है, चली जाती है, ठीक है, जन्म के साथ। परंतु इस थ्योरी को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। दूसरा आता है डार्विनवाद। डार्विन महोदय का यह कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी जीवधारी इस सृष्टि में, इस नेचर में सरवाइव करता है, वही आगे की ओर बढ़ता है। इसके लिए इन्होंने एक जिराफ वाला एग्जांपल लिया कि पहले छोटी गर्दन और अग्रपाद या पहले पैर जिनके छोटे होते थे, ऐसे भी जिराफ होते थे जो बकरी की क्वालिटी के होते थे। और कुछ जिराफ बड़े नेक वाले होते थे, जैसे कि वर्तमान जिराफ होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब छोटे जिराफ सरवाइव नहीं कर पाए ऐसे क्षेत्रों में जहां श्रब्स थी और कुछ ऊंचे पौधे थे, तो श्रब्स जब खत्म हो गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, तो बड़े जिराफ जो है खुद को प्रकृति के साथ ढालने में योग्य हुए। तो ये उत्तरजीविता का सिद्धांत है कि जो फिट है वो आगे की ओर जाएगा, और इस तरह से ये थ्योरी आई। फिर तीसरा आता है ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी। ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी आई, उत्परिवर्तनवाद लेकर के आए ये। इन्होंने सांद प्रिमरोज पौधे को देखा, ऑब्जर्व किया और कहा कि उस पौधे में सडन चेंजेस होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रोसेस है जो धीरे 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 क्रमिक विकास के साथ होता है। ठीक है, ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो करता है कि धीरे 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 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देगा, जबकि ये एक ही पीढ़ी में अचानक से दिखाई देता है। और फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में जो पौधे या जो जीव जंतु होते हैं वो अपनी पुरानी पीढ़ियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है। तो ह्यूगो डिवरीज ने जो थ्योरी दी, उनका कहना था कि उत्परिवर्तन जिसमें प्रकट हो रहा है उसे म्यूटेंट कहेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को म्यूटेशन कहेंगे। ये कोई क्रमिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ही पीढ़ी में अचानक से, यानी कि सडन कोई परिवर्तन होता है। फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जैव विकास के कुछ प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जब ब्लू ग्रेन एल्गी था तो छोटे जीव थे, उसके बाद उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स जीवधारी, थोड़े क्लिष्ट जीवधारियों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये देखते हैं कि कई सारे जीवधारियों में समानता मिलती है। उसी क्रम में पहला देखते हैं आकारिकी और शरीरिकी से प्रमाण, यानी कि उनके आकार में, शेप में, ठीक है, और शरीरिकी यानी कि बॉडी में एक जैसा कुछ मिलता है, तो उसे आकारिकी और शरीरिकी से प्रमाण मिल रहा है। यानी कि ये दिखाता है, ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, ये दिखाता है कि छोटे जीवधारियों से ही बड़े जीवधारी बने हैं और सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो जैव विकास के प्रमाण है इसमें आकारिकी और शरीरिकी से प्रमाण। पहला है समजातंग। समजातंग मतलब होता है होमोलॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है? ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है, परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में है मेढक, पक्षी और मनुष्य के अग्रपाद। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसमें मनुष्य है, चिंपैंजी है, सिंह है, लॉयन, सील, सील यानी कि सी लॉयन जो सील होती है बर्फों में, और ये चमगादड़। इनके सबके पहले पैर और मनुष्य का हाथ दिया हुआ है। आप देखेंगे कि सब में समानता है। ये होमोजीनस नहीं, होमोलॉगस।
ऑर्गन कहे जाते हैं। जैसे सब में ह्यूमर दिया हुआ है पहला, ठीक है, और नीचे आपका रेडियस और अल्ना, दो हड्डियां, इसी प्रकार सब में है, देखिए, ठीक है। तो ये आपके होमोलॉगस या समजात अंग होते हैं। दूसरा है समवृत्त अंग। समवृत्त अंग को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, समवृत्त अंग। और ये ऐसे होते हैं जो कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना भिन्न होती है। यानी कि काम तो ये समान करेंगे, लेकिन ये जो इनकी उपस्थिति है, जो ये प्रकट हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट होगा इनका। चलिए चलते हैं तीसरे अंग की ओर, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जो होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अवशेषी अंग का। वेस्टिजियल ऑर्गन वे अंग जो पूर्वजों में कार्यशील थे, यानी कि पूर्वजों में कार्यरत थे, परंतु वर्तमान में कार्यविहीन हो गए। जैसे सांपों के अल्प विकसित पाद, यानी कि पैर। मतलब पहले सांपों के पैर होते थे, परंतु अब सांपों के पैर नहीं होते हैं। कीवी पक्षी के पंख, जो कीवी पक्षी है उसके पहले पंख होते थे, अब नहीं होते हैं। मनुष्य की त्वचा के बाल या कर्ण त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारे पेट में होता है, ठीक है, ये सारे जो है ये पहले आपके कार्यरत थे, ऐसा माना जाता है पूर्वजों में, परंतु अभी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए हैं, यानी कि अवशेषी अंग हो गए हैं, ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है, इनका कोई काम नहीं है शरीर में। ठीक है, अब मिलता है आनुवांशिकी से प्रमाण। दूसरा प्रमाण जो मिलता है हमारा जीवन का, आनुवांशिकी से प्रमाण क्या है कि जैसे एक और हॉर्स की ब्रीड होती है, घोड़े होते हैं, ठीक है, और एक और गधे होते हैं, एस या डंकी, ठीक है, एक और डंकी होता है, एक और घोड़े होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आनुवांशिकी से प्रमाण मिलते हैं, यानी कि इन दोनों की ब्रीडिंग हमें खच्चर के रूप में मिलती है, ठीक है। तो ये एक प्रमाण है कि आनुवांशिकी से प्रमाण मिल रहा है। तीसरा है बायोजेनेटिक नियम अथवा पुनरावृत्ति सिद्धांत से प्रमाण। इसी को हम लोग भ्रूणीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो भ्रूणीय सिद्धांत क्या है? ये जो है ये हैकल महोदय ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी भ्रूण होता है, जो भी भ्रूण होता है, इम्ब्रियो होता है, जो भी इम्ब्रियो है, वो अपने गर्भ के दौरान, जब वो गर्भ में रहता है, यानी कि भ्रूणी अवस्था के दौरान अपने पूर्वजों की कॉपी करता है। अर्थात जिस प्रकार जो जो लक्षण उनके पूर्वजों में दिखाई देते हैं, जो गुण उनके पूर्वजों में दिखाई देते हैं, वो गुण आपके गर्भ में, भ्रूण में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इवन भ्रूणीय अवस्था के बाद भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके पूर्वजों में उपस्थित होते हैं और वही लक्षण परिलक्षित होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। तो ये बायोजेनेटिक नियम है। नेक्स्ट आपका कहता है संयोजन जातियों से प्रमाण, अर्थात दो जातियों का मिला जुला सा एक जो संयोजन है वो प्रस्तुत होता है। जैसे इसमें है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स और बर्ड्स या एवीज कह लीजिए, बर्ड्स को एवीज भी कह सकते हैं, पूरे ग्रुप को, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है। इससे एक बारी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स से, ये महत्वपूर्ण है आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट आता है नियोपिलीना। नियोपिलीना जो है ये मोलस्क और एनालिडा के बीच की संयोजक कड़ी है। चूंकि मोलस्क और एनालिडा आप नहीं जानते हैं, इसलिए अभी
यहाँ पर आप थोड़ा समझने में परेशानी होगी, परंतु फिर भी जान जाइए मोलस्क मतलब होता है घोंघा, ठीक है, और एनालिडा भी इसी में का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें केंचुए आते हैं। नेक्स्ट आता है पेरिपेटस। पेरिपेटस में एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा मतलब कीट पतंगे, आर्थ्रोपोडा में कीट पतंगे आते हैं, एनालिडा में तो मैंने बता दिया केंचुए का ग्रुप, ठीक है। इनके बीच का संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी से ये मतलब है कि जैसे आर्क्योप्टेरिक्स का जब जीवाश्म पाया गया तो वो सरीसृप के समान भी क्वालिटी रखा था और उसमें पक्षियों की तरह पंख भी थे, ठीक है। इसी प्रकार पेरिपेटस जब पाया गया होगा तो उसमें एनालिडा अर्थात केंचुए के समान का गुण भी रहा होगा और आर्थ्रोपोडा यानी कि कीड़े का भी गुण रहा होगा। फिर आता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में सरीसृप और स्तनधारी दोनों के बीच का गुण था, अर्थात वो मैमल भी था, अर्थात वो बच्चे पैदा कर सकता था, दूध पिलाने की क्षमता थी, और सरीसृप भी था यानी कि रेप्टाइल भी था, ठीक है, सांप के तरह का कुछ स्ट्रक्चर। यूग्लिना, ये पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है, इसके बारे में भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मानव विकास। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ऐसा माना जाता है कि होमोनिड या मानव बंदरों तथा वर्तमान मनुष्य के पूर्वज थे, अर्थात जो बंदर या मानव अभी दिखाई देते हैं, मनुष्य अभी दिखाई देते हैं, होमोनिड इनका पूर्वज था, अर्थात प्रारंभिक जो था यानी कि पैतृक जो है वो होमोनिड है, ठीक है, जो बंदरों और मानव दोनों के पूर्वज हैं, जो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व एशिया और अफ्रीका में विकसित हुए थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हम लोग एशिया में विकसित हुए और हम लोग एशिया में ही रहते हैं, तो यानी कि हम ही लोग के आसपास जो है विकास का प्रक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद डार्विन ने अपनी एक अन्य पुस्तक लिखी थी, डिसेंट ऑफ मैन एंड सेलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। इसमें मानव का विकास का प्रयोग जो है उन्होंने मतलब बंदरों से होने का वर्णन किया है, मतलब उनका जो है कपी के साथ जो है कुछ संबंध रहा होगा, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने भी मनुष्य को बंदर के साथ रखा और उसका नाम होमोसेपियंस दे दिया। मतलब इन्होंने जब कैरोलस लीनियस जो है वर्गीकृत कर रहे थे, सबका नाम रख रहे थे, तो इन्होंने बंदर और मनुष्य को एक साथ रखा और उसका नाम जो है होमोसेपियंस दे दिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान प्राणी। अब आता है कई प्रकार के मानव जो है विकसित हुए विकास के इस प्रक्रम में। इसमें हमें ये 3 मेनली पढ़ना है, होमोसेपियंस निएंडरथालेसिस, होमोसेपियंस फॉसिलिस और होमोसेपियंस सैपियंस, ठीक है, या होमोसेपियंस जो वर्तमान मानव है। चलिए देख लेते हैं बाकी सारा कुछ। ड्रायोपिथेकस जो होता है ये अफ्रीका में इसके जीवाश्म पाए गए, ठीक है। ये अफ्रीकी मानव थे, सबसे आदिम मानव कह सकते हैं, जो कि बंदरों से समानता रखते थे। और दूसरा है रामापिथेकस। रामापिथेकस आप हमारे भारत में शिवालिक पहाड़ियों के आसपास में पाए गए, ठीक है। ये मानव जो है अभी इरेक्ट नहीं करता था, सीधा चलना नहीं जानता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मानव गुफा में रहते थे, इनके जबड़े मनुष्य के समान थे, भावों का पोर्शन निकला हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है जावा या होमो इरेक्टस इरेक्टस। जो जावा मानव था ये आग का खोज जानता था, आग की खोज जानता था, और ये जो मानव था ये पहला मानव था जो कि सीधा चलना शुरू किया था, ठीक है। तो जावा मानव हम लोग के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बाकी रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस उतना कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। और जावा मानव जो है ये इसके जबड़े भारी थे, कपाल गुहा का आयतन वर्तमान मनुष्य से कम था, और अग्नि का प्रयोग मैंने आपको बताया ही करना शुरू किया था। ये अग्नि का जो प्रयोग करता था वो शिकार करने में और अपनी रक्षा, अर्थात इसका दिमाग विकसित हो रहा है धीरे धीरे, रक्षा और शिकार दोनों में करता था। चलिए चलते हैं। होमोसेपियंस निएंडरथालेंसिस फॉसिलिस, जिसको क्रोमैग्नॉन भी कहते हैं, और होमोसेपियंस सैपियंस यानी कि वर्तमान मानव। तो इसके बारे में देखते हैं। निएंडरथल मानव जो था वो फुलरॉट नामक निएंडरथल मानव, सी फुलरॉट ने निएंडरथल मानव के जीवाश्म प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? तो जर्मनी की निएंडरथल घाटी से, इसीलिए उसका नाम निएंडरथालेसिस या निएंडरथल मानव रखा गया है। ये सबसे पुराने जीवाश्म थे।
ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व उपस्थित हुए और 25,000 के वर्ष के आसपास खत्म हो गए। इनकी कपाल गुहा का आयतन जो था 1450 सीसी, यानी कि सेरेब्रल कैपेसिटी जो थी, यानी कि कपाल गुहा यानी कि जो दिमाग आपका ऊपर सर दिखाई देता है, उसका जो अंदर से आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो 1450 सीसी है, यानी कि वर्तमान मानव के बराबर है। यानी कि होमो सैपियंस हम लोग का भी जो है वो 1450 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, कपाल गुहा का आयतन था। वही घन सेंटीमीटर में लिखा है, क्यूबिक का मतलब घन और सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जबड़ा गहरा, ठोड़ी रहित, ठोड़ी नहीं थी, यानी कि चिन का पोर्शन जो होता है फेस में, ये जो चिन का पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये नहीं था, अर्थात ये फ्लैट टाइप के होते थे, ठीक है। अस्थियां चौड़ी थी, खोपड़ी की हड्डियां चौड़ी थी, यानी कि ये काफी बड़ा और भौंता रहा होगा। ये कैनिबल थे और सर्वाहारी थे। कैनिबल मतलब होता है आदम भक्षी, मतलब मनुष्य को ही खा जाए, यानी कि जरूरत पड़ने पर ये मनुष्य को भी खा लेते थे, ठीक है। आप सब लोगों ने रॉन्ग टर्न देखी होगी मूवी, अगर नहीं देखी होगी तो समझ जाएगा, उसमें कैनिबल दिखाता है रॉन्ग टर्न, ठीक है। उसका कोई भी पार्ट देख लेंगे तो आपको कैनिबल दिखाई दे जाएंगे। आग का प्रयोग खाना पकाने और गर्म रखने के लिए करते थे, अर्थात इन और विकसित हो गए कि आग का प्रयोग खाना भी पका रहे हैं और उसको गर्म रखने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। वास्तविक मनुष्य थे, संस्कृति की उत्पत्ति इन्हीं से हुई और हथियार बनाना भी जानते थे, ठीक है। अगला आता है क्रोमैग्नॉन मानव, होमोसेपियंस फॉसिलिस। ये जो थे आपके जीवाश्म इनके फ्रांस के आसपास यानी क्रोमैग्नॉन जगह पर मिलते हैं। किसको मिलते हैं? मैक ग्रीगर को मिलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कपाल गुहा का आयतन, ये जानना जरूरी है कि इनकी कपाल गुहा का आयतन यानी कि सेरेब्रल कैपेसिटी जो थी, सेरेब्रल कैपेसिटी, सेरेब्रल कैपेसिटी जो इनकी थी, कपाल गुहा का जो आयतन था वो 1660 सीसी यानी कि 1660 सीसी था, घन सेंटीमीटर था, जो कि आधुनिक मानव से अधिक था, अर्थात ये आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। देखिए जानने वाली बात है कि आधुनिक मानव से अधिक बुद्धिमान थे। ये गुफाओं में सुंदर चित्रकारी करते थे, ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई कि नियंडरथल व क्रोमैग्नॉन दोनों ही आधुनिक मानव के सीधे पूर्वज माने जाते हैं, परंतु अगर प्रश्न पूछता है तो आप केवल क्रोमैग्नॉन मानव को लगाएंगे कि क्रोमैग्नॉन मानव जो है वो आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज है, ठीक है। उसके बाद आता है आधुनिक मानव जो हम लोग हैं। अब हम लोग के बारे में क्या बताना, फिर भी जान जाइए कि आखिरी हिमयुग जो भी हुआ था, यानी कि पूरी पृथ्वी पर हिम ही हिम था, केवल ग्लेशियर्स थे, उसमें आधुनिक मानव का विकास जो होता है क्रोमैग्नॉन से ही होता है। और इनकी कपाल गुहा का आयतन जो है 1450 सीसी या 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर फिर से हो जाता है। इनका सेरेब्रम अधिक विकसित होता है। आधुनिक मानव की कुछ प्रजातियां हैं जैसे निग्रॉयड होते हैं, ठीक है, मंगोलॉयड होते हैं और कॉक्साइड होते हैं, ठीक। आपको शायद पता होगा कि यूरोप जो है वो वहां पर एक कॉकेशियस पर्वत है, तो कॉकेसाइड उस साइड में पाए जाते हैं, निग्रो आपके पाए जाते हैं अफ्रीका साइड में, और मंगोलाइड जो है पाए जाते हैं चाइना के साइड में, मंगोलिया के साइड में, ठीक है। तो ये 3 प्रजातियां हैं। इसके अलावा डॉक्टर शेपेरो के अनुसार होमोसेपियंस धीरे धीरे होमोसेपियंस फ्यूचरिस्टिस में बदल रहा है, ठीक है। इसके अनुसार मानव का मस्तिष्क अधिक विकसित, उन्नत व जटिल होगा। मानव का जो मस्तिष्क है वो विकसित हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। सिर गुंबद के आकार का हो जाएगा, अर्थात ऐसा जादू टाइप का हो जाएगा, जादू की तरह से सर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यह हाइट में अधिक लंबा होगा, जबकि जादू तो लंबा नहीं था, ठीक है। और शरीर बाल रहित होगा, तो हाँ बिल्कुल उसके बाल वाल तो था नहीं है। तो खुश हो जाइए, ये है आधुनिक मानव, आपके वंशज, ठीक है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, आशा करता हूं कि आपको ऊपर पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अभी उस पर आधारित हम लोग प्रश्न कर लेंगे, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं और उनके जनक, जो पूछता है मैं केवल वही मार्क करूंगा। इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, नोट्स बनाने में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है। चलिए, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, सबसे पहले इसको घेर लीजिए। इसके जो फादर थे वो है अरस्तु। ये पूछता रहता है आपसे, ये फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन, जो भी जंतु है हमारे जीवन में, ठीक है। और बायोलॉजी मतलब होल अध्ययन, ठीक है, बॉटनी और ये दोनों, बॉटनी और जूलॉजी दोनों, ठीक है, उसके अरस्तु है। लेकिन अगर केवल बॉटनी का पूछा जाएगा कि बॉटनी के कौन है, बॉटनी यानी वनस्पति के कौन है, वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले, तो वो है हमारे थियोफ्रेस्टस महोदय। हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस महोदय। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी का कौन है, अरस्तु है, ठीक है। जूलॉजी का कौन है, अरस्तु है या अरिस्टोटल है इंग्लिश में, ठीक है। बट वनस्पति का कौन है यानी कि बॉटनी का कौन है, वो थियोफ्रेस्टस है।
सूक्ष्म जीव या माइक्रोबायोलॉजी का कौन है? ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। फिर जीवाणु विज्ञान का कौन है? लुई पास्चर। मैंने आपको बताया था कि जीवाणु को खत्म करने के लिए लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण या पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की थी, तो लुई पास्चर है। इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने, आपको शायद पता हो, ना पता हो तो जान जाइए, चेचक के टीके का आविष्कार किया है। तो भाई ये लोगों को इम्यून करते थे, तो इन्हें इम्यूनोलॉजी का फादर बना दिया गया। रुधिर परिसंचरण के विलियम हार्वे हैं। इन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। कोशिका विज्ञान, जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है, इसके हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कार्क के टुकड़े में से कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है। फिर आता है उत्परिवर्तनवाद। ये मैं आपको अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया हूं कि ह्यूगो डी व्रीज जो है वो उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन के फादर है। कवक विज्ञान, जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, एंटन डी बेरी। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। आने वाली परीक्षाओं में अक्सर परीक्षाओं में कवक विज्ञान और शैवाल विज्ञान में कंफ्यूजन करता है। तो कवक विज्ञान माइकोलॉजी है और शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी है। ठीक है ना। इसी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं, ALGO, एल्गोलॉजी। ठीक है। कवक मतलब होता है फंगस, ऐसे याद रखिए। कवक मतलब होता है फंगाई या फंगस। तो चूंकि ये फॉ से स्टार्ट हो रहा है तो कभी फाइकोलॉजी नहीं होगा, बस इतना याद रखिए। कवक कवक मतलब होता है फंगस, तो ये कभी फाइकोलॉजी नहीं होगा, ये माइकोलॉजी होगा। ठीक है। शायद आपको याद रहे तो ये इसके जो फादर है एंटन डी बेरी है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटन डी बेरी जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम में मैंने नहीं देखा अभी तक पूछा है कभी। ठीक है। उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी के हैं जूलियस सैक्स, आपको याद करना होगा तो याद कर लीजिएगा। मॉडर्न बॉटनी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान या मॉडर्न बॉटनी के कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ठीक है। सबका नाम रखा है, तो मॉडर्न बॉटनी के ये फादर है। ब्लड ग्रुप या ब्लड मतलब रुधिर तंत्र के जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर है। इनका नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टैक्सोनॉमी, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी जो है ये भी कैरोलस लीनियस है, ब्लड ग्रुप के भी कैरोलस लीनियस है। इंडोक्राइनोलॉजी के थॉमस अल्वा एडिसन है। ये वही एडिसन है जिन्होंने बल्ब बनाया था। देखिए हर जगह पहुंचे हुए हैं ये। इंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान। ठीक है। जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो आपको पता है कि पोप या बिशप थे, ये पोप थे या बिशप थे। ठीक है। पोप या बिशप थे। इन्होंने अपने वहाँ जो है मटर के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जेनेटिक्स के अनुवंशिकी के जो फादर है। आधुनिक अनुवंशिकी के है TH मॉर्गन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, इंडियन पेलियोबॉटनी, बीरबल साहनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संबंधित एक बात और बता देना चाहता हूँ। ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, ठीक है ना, या हाँ पेलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी आपके लखनऊ में सिचुएट है, मतलब लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। जो भी हमारे साथी इसको याद कर रहे होंगे वो ये भी याद रखेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, बीरबल साहनी का जो एक इंस्टीट्यूट है उनके नाम पर, वो आपके लखनऊ में स्थित है। फिर आता है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जो है ये पॉल बर्ग ने है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शैवाल विज्ञान जो मैंने अभी बताया, फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे ने किया है। फिर भारतीय शैवाल विज्ञान MO आयंगर ने किया है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा चूंकि इंडियन है। भारतीय परिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा है। औषधि विज्ञान यानी कि मेडिसिन, सीधे याद रखिए, मेडिसिन के हिप्पोक्रेटस है, नाम पूछता है इनका। जीवाश्मिकी या पेलियोंटोलॉजी के लियोनार्डो द विंची है। इनके बारे में कभी अगर मौका हो तो लियोनार्डो द विंची के बारे में पढ़िए। ठीक है। इन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी। ठीक है। और भी ये बहुत बड़े इन्हें हर विषय का ज्ञाता कहा जाता है, तो आप इनके बारे में जरूर अगर समय मिले तो पढ़िए। जीवाश्मिकी के पेलियोंटोलॉजी के आपके लियोनार्डो द विंची है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शिकी के माइक्रोस्कोपी के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है। और एंडरसन जो है जीन चिकित्सा के हैं। तो जो महत्वपूर्ण नहीं है मैंने उस पर शायद टिक नहीं किया है।
जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, मैंने उस पे सब पे टिक कर दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाहर की चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप, मेरा सुझाव है कि आप प्रश्न के माध्यम से पढ़ें। ठीक है, फिर आते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पर, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मैमोलॉजी, ठीक है ना, मैमोलॉजी या मेमोरी ग्लैंड, एक्चुअली ये मेमो जो है वो मेमोरी ग्लैंड भी समझ लीजिए। जो माताएं दूध पिलाती हैं, जो स्तन होता है वहां से जो दूध निकलता है वो मेमोरी ग्लैंड के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो इसी से ये मैमोलॉजी बना है, स्तनधारी जीवों का अध्ययन। ठीक है, अगला आता है बायोमेट्री। तो हमें पता है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। हालांकि यह है अध्ययन, लेकिन अगर आप इसको डेली यूज में देखेंगे तो आप बायोमेट्रिक 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 करके यूज करते हैं, तो ये कुछ उसी से संबंधित है। उसमें TRIC होता है और यहां पर उसका अध्ययन है। सही भी है कि गणित और सांख्यिकी, हमारी जो फिंगरप्रिंट है, ठीक है, उसे गणित और सांख्यिकी के माध्यम से हमारे जीव, हम लोग जीव हैं, ठीक है, इसका जो है वो गणित और सांख्यिकी के माध्यम से हम लोग अंगूठा थंब लगाते हैं और वो फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो ये बायोमेट्री उससे संबंधित है, ये मैंने याद करने के लिए आपको एक बताया है। ठीक है, फिर आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथर मतलब होता है पुंकेसर, ठीक, तो एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन। ठीक, फिर आता है ग्रोस्टोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोस्टोलॉजी मतलब होता है घास से संबंधित अध्ययन या घास का अध्ययन। फिर आता है पेलियोनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। आपको पता होगा पॉलिनेशन होता है, यानी कि पर परागण, स्वपरागण, परागकण एक दूसरे से मिलते हैं तो पॉलिनेशन बोला जाता है उसको, तो उसी से ये बना हुआ है पेलिनोलॉजी। ठीक है, पेलिनोलॉजी मतलब परागकणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन या संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं या डायरेक्ट कैंसर के अध्ययन को आपका ऑन्कोलॉजी कहते हैं। फिर आता है अगला ऑस्टियोलॉजी। ये आपने सुना होगा कभी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी हड्डियों में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो जो आपकी हड्डियां होंगी, ठीक है, ये जो आपकी हड्डियां होंगी इसमें पोर्स हो जाते हैं अंदर। ठीक है, तो हम लोग बोन डेंसिटी टेस्ट भी कराते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में जब पोर्स बन जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप एम्स में या इस तरह के किसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट या हेमेटोलॉजी, मतलब वहां पर रुधिर का अध्ययन होता है कि ब्लड टेस्ट जो होती है वो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। न्यूरोलॉजी, यानी कि आपको पता है न्यूरॉन से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको न्यूरोलॉजी कह रहे हैं। फिर आता है लिथोट्रिप्सी। तो लिथियम से जानिए या लिथोस्फीयर से जानिए जो हमारी पृथ्वी पर है, यानी कि इसका मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी का मतलब होता है रबिंग। ठीक है, लैटिन वर्ड है। ट्रिप्सी का मतलब होता है रबिंग, यानी कि एक ऐसी चिकित्सीय पद्धति जिसमें गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय में जो पथरी होती है, ठीक है ना, जो भी स्टोन होता है, किडनी स्टोन हो गया या फिर पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, इसे तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, तो इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। फिर आता है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी बेसिकली पैथोलॉजी है, जो हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में किसी भी तरह के रोग की प्रकृति, लक्षण व कारक का अध्ययन किया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासाइट, आपको पता है पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, तो परजीवी के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, वायरस विज्ञान। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया विज्ञान। एंटमोलॉजी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी, इसको याद कर लीजिएगा, ENTOMO। ठीक है, एंटोमोलॉजी। ठीक, एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट का अध्ययन। फिर होता है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी मतलब चींटियों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी मतलब मोलस्क और उनकी खोलों का अध्ययन, जो घोंघे होते हैं। मोलस्क मतलब शायद ऐसा कुछ होता है ना, ठीक से नहीं बना पा रहा हूं, ऐसा ही कुछ होता है, घोंघे जो होते हैं, मोलस्क, स्नेल, जिस नाम से भी आप उसको जानते होंगे। ठीक है, तो उनका अध्ययन मेलेकोलॉजी में क्या आता है। एक थियोलॉजी, मछलियों की संरचना, कार्यकी इत्यादि। ठीक है, जबकि पीसी कल्चर जो होता है, आगे आएगा पीसी कल्चर, उसमें उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी मतलब सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी मतलब उभयचर सरीसृपों का अध्ययन। कुछ और जो शाखाएं छूट रही होंगी वो हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से कर लेंगे। प्रमुख शब्दावलियां जो आपको महत्वपूर्ण पढ़नी है, क्योंकि कल्चर बहुत सारे हैं, बट उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको लिखवा के इसमें समाहित कर ले रहा हूं। जैसे एपीकल्चर, तो मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का अध्ययन। जो भी एपीकल्चर होता है, आप देखे होंगे कभी पार्कों में छोटे छोटे बॉक्स रखे होते हैं, ऐसे कवर किया होता है, इसके अंदर मधुमक्खियां पाली जाती हैं। ठीक,
खुले स्थानों में भी कभी ना कभी आप देखे होंगे। आप किसी पार्क में जाइए तो आप पूछिए कि क्या यहाँ पे एपीकल्चर है? तो आपको बताया जाएगा कि हाँ है या नहीं है, ठीक है? एवी कल्चर अभी मैंने बताया था, एवीईएस, एवीज मतलब होता है पक्षी, तो पक्षी पालन या उनसे संबंधित जो पालन पोषण होता है उसको एवी कल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मतलब पीसी कल्चर पीसी कल्चर मतलब होता है मछली पालन। फिर आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन, SERICULTURE, ठीक है। सिल्वी कल्चर मतलब वन संवर्धन या काष्ठ पेड़ों का अध्ययन, काष्ठ पेड़ों का अध्ययन, ठीक है ना। ओरेली कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ओ ओलेरी कल्चर मतलब होता है सब्जियों का अध्ययन, स्पेसिफिक अध्ययन करना है तो ओलेरी कल्चर होता है। हार्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी, इसमें सब कुछ आ जाएगा, बागवानी इज अ बिगर वर्ड, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। फिर आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब होता है फलों की खेती। विटिकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती। एग्रोनॉमी मतलब होता है फसलों की खेती। और अभी मैंने आपको बताया एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वो घास का अध्ययन होता है, ठीक है ना। एग्रोनॉमी मतलब एग्रोनॉमी तो एग्रीकल्चर से बना है, एग्रीकल्चर से बना है तो फसलों का अध्ययन, ठीक। इसके बाद आता है मोरी कल्चर, शहतूत का अध्ययन, ठीक है। शहतूत की खेती जो हो रही है उसका अध्ययन करने के लिए मोरी कल्चर होता है। एक और इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स, जो आजकल काफी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, आपके सिंगापुर सिंगापुर इस तरह की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये यूज में आ रहा है। इंडिया में भी यदा कदा यूज में आ रहा है, बहुत प्रॉपर लार्ज स्केल पे अभी नहीं आया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है मृदा विहीन। आप फोटो में देख रहे होंगे कहीं पर भी मिट्टी नहीं है, देखिए सब पाइप के ऊपर है, ठीक है। पानी की सप्लाई की गई है, ये वाटर सप्लाई है हर जगह से। ये देखिए वाटर सप्लाई होगी यहाँ से, स्टैंड है ये, तो ये देखिए ये वाटर सप्लाई दिख रही है, इसके अंदर से वाटर सप्लाई होगी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन खेती, अर्थात बिना मिट्टी के जो खेती की जाती है, इनको खनिज लवण और जो भी पोषक तत्व हैं वो पानी के माध्यम से दिया जा रहा है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एरोपोनिक्स भी होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स समझ लेते हैं कि ऐसी खेती जिसमें फसलों को मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज लवण, मिनरल्स, ठीक है। कह रहा है ऐसी खेती में फसलों को मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज लवण जल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जबकि मिट्टी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती अभी मैंने बताया फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी। अब आपको मैं अब एक बात बता रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर मैंने बताया कि ये एक बिगर टर्म है, हॉर्टिकल्चर एक बिगर टर्म है, तो ये बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है। इसका होगा ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर, सब्जियों की खेती इज नॉट हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में फिर सब कुछ आ जाएगा, फूलों की खेती भी आ जाएगी, फसलों की खेती भी आ जाएगी, सब्जियों फलों सबको आ जाएगा। हॉर्टिकल्चर इज अ बिगर टर्म, बागवानी किसी भी चीज की आप कर सकते हैं, बट ओलेरी कल्चर सब्जियों के अध्ययन को करते हैं। तो देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया है प्री में। अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मृदा विहीन पादप
संवर्धन की, मतलब पेड़ जो है वो बढ़ रहे हैं लेकिन मिट्टी के बिना बढ़ रहे हैं। 2009 यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला पूछा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब विभिन्न संस्कृतियां हैं, ध्यान रखिए, जब विभिन्न संस्कृतियां हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इथनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर किसी विशिष्ट संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे एथनोग्राफी। ठीक है, ये देखिए आगे दिया भी हुआ है, ये आरएएस में पूछा हुआ 1994 का क्वेश्चन है। देखिए एथनोग्राफी जो मैंने बताया वो यहाँ पर गिवन भी है, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। और एथिक्स आपको पता है कि नैतिक शास्त्र बोला जाता है इसे, पेपर 4 है यूपीएससी का। ठीक है, नैतिक आचार तक कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो हमारे बायोनिक्स कहते हैं। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1994 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। बायोनिक्स क्या होता है, जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन व अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। जो भी जीव जगत में कार्य, गुण व पद्धति है उसका अध्ययन करते हैं, और अजैविक जगत पर जो इसका प्रयोग पड़ता है, ठीक है, उस अजैव तंत्र पर इसका क्या प्रयोग है या उसमें क्या प्रयोग है, उसको हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। ठीक, बायोनॉमिक्स क्या कहते हैं, जीवधारी और उनके वातावरण के साथ अंतर संबंध को कहते हैं। बायोनॉमी क्या कहते हैं, जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं बायोनॉमी में। और बायोमेट्री मैंने बताया गणित व सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो बायोनिक्स और बायोमेट्री एक बार फिर से समझ लेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जैव जगत में जो भी कार्य है, गुण है, वो पद्धति का अध्ययन करेंगे और इसका जो है प्रयोग करेंगे आप अजैविक चीजों पे। ठीक है ना, सपोज करिए कि आपका जो हाथ का ज्वाइंट है, ठीक है ना, मान लीजिए वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जो कंधे की ज्वाइंट है। ठीक है, अगर वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है तो इसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं, यानी कि किसी अजैविक चीजों में कैसे कर सकते हैं। कोई ऐसा सामान बनाइए, ठीक है, और जिसको 3D मूवमेंट कराने के लिए आप इसका यूज कर दिए तो उसको बायोनिक्स कहेंगे। जबकि बायोमेट्रिक क्या है कि गणित और सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान के अध्ययन में द्वारा तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अगर अध्ययन करते हैं, मतलब जीव विज्ञान एक मैथमेटिकल चीज तो है नहीं, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग बायोमेट्रिक कहेंगे। अगला आता है आर्कियोप्टेरिक्स। तो मैंने बताया था कि आर्कियोप्टेरिक्स किन प्राणियों के बीच का है, तो सरीसृप और पक्षी। जब इनके फॉसिल पाए गए तो इसमें दोनों की क्वालिटी मौजूद थी। आरएएस 2008 का प्रश्न है ये। लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्न करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहिए। मैंने आप लोग से पहले भी कहा है कि आप लोग एक सामान्य विज्ञान की घटना चक्र ले लीजिए और बाकी मेरी क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें कवर कर दी जाए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करिए, हमें कमेंट करिए। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए और यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।